हम अधिगम के नियमों की बात कर रहे थे, उसमें अपने मुख्य नियम हो गए और अपने गौण नियम हो गए। आज हम बात करते हैं, आज के वीडियो में बात करते हैं हम कि अधिगम के अन्य नियम। हमने अपने तीनों मुख्य नियम देख लिए, 5 उप नियम यानी कि गौण नियम देख लिए। आज अधिगम के कुछ अन्य नियम होते हैं, वो नियम देखते हैं कि किन कारणों से अधिगम की गति तेज होती है। तो उनमें नंबर 1 पे आता है उद्देश्य का नियम। उद्देश्य का नियम इसका मतलब क्या है कि यदि किसी कार्य को करने के पीछे हमारा कोई उद्देश्य है और यदि किसी कार्य के पीछे हमारा उद्देश्य है तो उस कार्य को करने की गति क्या होगी, हमारी तेज होगी। तो ये उद्देश्य का नियम क्या बताता है, यदि किसी भी कार्य के पीछे कोई निश्चित उद्देश्य होता है तो अधिगम की गति तेज होती है, यानी कि उस कार्य को क्या कर पाएंगे, हम जल्दी से कर पाएंगे। नेक्स्ट नियम अपना है परिपक्वता का नियम। ये क्या होता है कि जब तक हम किसी कार्य को करने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं तब तक उस कार्य को नहीं कर पाते हैं, और सक्षम होने पर उसे आसानी से कर देते हैं। जैसे एक छात्र को गणित की अवधारणा दी जाती है और वह उसे हल नहीं कर पाता है। एक छात्र को कोई गणित की अवधारणा दी जाती है और छात्र उसे क्या नहीं कर पाता है, हल नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे हल कर देता है। तो ये अपना क्या है, परिपक्वता का, क्योंकि पहले उस कार्य को करने के लिए, उस अवधारणा को हल करने के लिए वो बच्चा क्या नहीं था, परिपक्व नहीं था, तैयार नहीं था। लेकिन कुछ समय के बाद वो बच्चा क्या हो गया, उस कार्य को करने के लिए परिपक्व हो गया, तैयार हो गया, तो उसने क्या कर दिया, उस अवधारणा को क्या कर दिया, हल कर दिया। नेक्स्ट अपना नियम आता है निकटता का नियम। ये क्या बताता है कि अधिक समय पहले सीखे हुए कार्य की तुलना में कम समय पहले सीखे गए कार्य की अधिगम गति क्या होती है, तेज होती है। तो आज हमने कौन से नियम देखे, अधिगम के अन्य नियम। उसमें हमने एक तो देख लिया उद्देश्य का नियम, दूसरा हमने देख लिया परिपक्वता का नियम, और तीसरा हमने कौन सा देख लिया, निकटता का नियम। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट नियम कौन सा होता है, अभ्यास वितरण का नियम। नेक्स्ट अपना कौन सा होता है, अभ्यास वितरण का नियम। नेक्स्ट अपना अन्य नियम में है अभ्यास वितरण का नियम। और ये क्या होता है, जब हम किसी कार्य को करते हैं, उस कार्य को करने के लिए यदि हम क्या कर देते हैं, समय को या समय का क्या कर देते हैं, विभाजन कर देते हैं, तो सीखना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो क्या बताता है अभ्यास वितरण का नियम, क्या बताता है, समय का विभाजन करके सीखने पर अधिगम की गति तेज हो जाती है। नेक्स्ट और लास्ट अपना नियम क्या है, बहु अधिगम का नियम। और ये क्या होता है, इसमें एक कार्य के साथ अनेक कार्य सीखे जाते हैं। इसमें क्या बताया गया है, इस नियम के अनुसार एक साथ एक से अधिक बातें सीखी जाती हैं। नेक्स्ट ये अपने क्या हो गए, अधिगम के नियम हो गए, अपने मुख्य नियम देख लिए, गौण नियम देख लिए और अन्य नियम। अब नेक्स्ट बात करते हैं अधिगम वक्र। अधिगम वक्र क्या होता है, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अधिगम वक्र। और ये अधिगम वक्र क्या होता है कि जब हम कोई नवीन कार्य सीखते हैं तो सीखने की गति एक समान नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। यानी कि किसी भी कार्य को हम एक गति से नहीं सीख सकते। कभी शुरू में उस कार्य को सीखने की गति तेज होती है, फिर उसकी गति धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होती जाती है, कभी कम कभी ज्यादा। जब इस गति को, नेक्स्ट क्या है, जब इस गति को ग्राफ पर अंकित करने पर जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है, अधिगम वक्र कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें कि सीखने की 3 अवस्थाएं होती हैं। सीखने की अवस्थाएं कितनी होती हैं, 3। नंबर 1 प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में जब हम किसी कार्य को सीखते हैं तो सीखने की गति क्या होती है, तेज होती है। और इसमें क्या होता है, कार्य की गति क्या होती है, धीरे धीरे कम होती चली जाती है। नेक्स्ट और लास्ट तृतीय अवस्था में क्या होती है, ये अधिगम की गति है कि उस कार्य को करने की गति क्या हो जाती है, बिल्कुल शून्य हो जाती है, और अधिगम वक्र हमें एक सीधी रेखा के रूप में क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अधिगम पट्टा। किसकी बात करते हैं, अधिगम
पठार यानी कि जो कार्य हम सीखते हैं और उस सीखने के दौरान जो बाधा उत्पन्न होती है, जो जिस कठिनाई का हम सामना करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अधिगम का पठार कहा जाता है। और हमसे कोई सीधा पूछ ले कि अधिगम पठार का प्रतिपादक कौन है, तो हम कौन बताएंगे? कौन है इसका प्रतिपादक? सैमुअल ग्रीक। अधिगम पठार का प्रतिपादक कौन है? सैमुअल ग्रीक। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अधिगम प्राप्ति के मार्ग में आने वाली विभिन्न बाधाओं, समस्याओं व कठिनाइयों को अधिगम पठार कहते हैं। यानी कि हम जो कोई भी कार्य सीखते हैं, उस कार्य के सीखने के दौरान जो समस्या उत्पन्न होती है, जो बाधा आती है, जो कठिनाइयां आती हैं, उन सभी को ही क्या कहते हैं? अधिगम का पठार कहते हैं। अर्थात अधिगम क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है या अधिगम पतन की ओर शुरू हो जाता है। नेक्स्ट बात करें कि अधिगम पठार के कारण क्या है? ऐसे कौन कौन से कारण है जिसके कारण क्या होता है? अधिगम का पठार होता है या अधिगम क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है या रुक जाता है। तो उसके कौन कौन से कारण होते हैं वो देखते हैं। नंबर 1, शारीरिक व मानसिक अस्थिरता। पहला कौन सा? शारीरिक व मानसिक अस्थिरता। नंबर 2, विषय वस्तु का आकार बड़ा होना। नंबर 3, विषय वस्तु की प्रकृति का कठिन होना। नंबर 4, शारीरिक व मानसिक थकान। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट अपने अधिगम पठार के कारण कौन कौन से हैं? कोई भी मानसिक रोग है, उसके कारण भी क्या होता है? अधिगम का पठार होता है। यानी कि अधिगम क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है या रुक जाता है या स्थिर हो जाता है। कौन कौन से रोग? तनाव है, संघर्ष है, बगनासा है, कुंठा है, अन्य। नेक्स्ट, इच्छा शक्ति व रुचि का अभाव। यदि हमारी किसी कार्य को करने की क्या नहीं है? रुचि नहीं है या इच्छा नहीं है, तो वे क्या होगा? अधिगम का या क्या होगा? अधिगम पठार। यानी कि अपना अधिगम क्या हो जाएगा? अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। नेक्स्ट, दमित इच्छाओं का अधिक होना। नेक्स्ट क्या? अपना दमित इच्छाओं का अधिक होना। नेक्स्ट, असंगत आवश्यकताओं का होना। नेक्स्ट, कुसंगति का प्रभाव। नेक्स्ट, आर्थिक दृष्टि से कमजोर बालक। नेक्स्ट, सामाजिक अपमान। और नेक्स्ट और लास्ट अपनी क्या? बढ़ती हुई आयु। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे क्या होगा कि अधिगम की गति है वो क्या होती जाएगी? धीरे धीरे कम होती जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अधिगम पठार के कारण कौन कौन से अन्य। नेक्स्ट अपना हम बात कर रहे थे अधिगम पठार की, तो अब देखते हैं कि प्रमुख अधिगम पठार कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, डिसलेक्सिया। नंबर 1 क्या होता है? डिसलेक्सिया। इसका संबंध किससे होता है या ये डिसलेक्सिया वो किसका परिणाम होता है? तो मानसिक संरचना और मानसिक कार्यों में विभेद का परिणाम माना जाता है। हमसे कोई पूछे कि डिसलेक्सिया वो किसका परिणाम माना जाता है, तो किसका माना जाता है? मानसिक संरचना और मानसिक कार्यों में विभेद का परिणाम क्या माना जाता है? डिसलेक्सिया माना जाता है। इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो क्या होता है? डिसलेक्सिया का अर्थ क्या होता है? शब्दों की गरीबी। क्या होता है? शब्दों की गरीबी। ये क्या होता है? यह पठन या वाचन विकार होता है जिसके कारण बालक समानार्थी शब्दों को या मिलते जुलते शब्दों को सही ढंग से नहीं पढ़ पाता है या उनका उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। जैसे टे को तय बोलना, जैसे टे को क्या बोलना? तय बोलना। और रे को क्या बोलना? ले बोलना। टे को तय बोलना और रे को ले बोलना किसका कारण है? डिसलेक्सिया का कारण है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है अकलाने के कारण। ये टे को तय बोलना या रे को ले बोलना किस कारण से होता है? अकलाने के कारण। और अकलाने का मूल कारण क्या होता है? संवेगों का तीव्र प्रभाव। टे को तय बोलना किसके कारण होता है? अकलाने के कारण। और अकलाने का मूल कारण क्या होता है? संवेगों का तीव्र प्रभाव। नेक्स्ट अपना प्रमुख अधिगम पठार कौन सा है? डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट अपना अधिगम विकार कौन सा है? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया, ग्राफिया का अर्थ क्या है? लिखना। ग्राफ यानी कि लिखना। तो ये क्या होता है? यह लिखने से संबंधित अधिगम विकार होता है। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित होता है? तो यह लिखने से संबंधित अधिगम विकार होता है।
इसके कारण बालक की लिखावट क्या नहीं हो पाती है, सुंदर नहीं हो पाती है। नेक्स्ट, बालक अक्षरों व शब्दों को मूल रूप से नहीं लिख पाता है। नेक्स्ट, इसके कारण बालक सीधी पंक्ति या लाइन में नहीं लिख पाता है। क्या कर रहे थे बात किसकी, डिस्ग्राफिया की। यह लिखने से संबंधित क्या है, अधिगम विकार होता है। नेक्स्ट, इसके कारण बालक की लिखावट क्या नहीं होती है, सुंदर नहीं हो पाती है। और इसके कारण बालक क्या नहीं कर पाता है, किसी अक्षर या शब्द को मूल रूप से नहीं लिख पाता है। नेक्स्ट, इसके कारण बालक सीधी पंक्ति या लाइन में नहीं लिख पाता है। किसके कारण, डिस्ग्राफिया के कारण। नेक्स्ट, तीसरा अपना अधिगम विकार कौन सा है, डिस्मोर्फिया। तीसरा कौन सा अपना, डिस्मोर्फिया। यह इसे क्या बोलते हैं, भ्रम की स्थिति। कभी कभार क्या होता है, इंसान को, व्यक्ति को क्या होता है, भ्रम हो जाता है कि यार मेरे तो शरीर का कोई हिस्सा क्या है, दुबला पतला है, छोटा है, या क्या है, ज्यादा या आवश्यकता से अधिक क्या है, मोटा है। या व्यक्ति कभी कभार अपने आप को बहुत अधिक सुंदर और बुद्धिमान समझने की क्या कर बैठता है, गलती कर बैठता है। तो यानी कि डिस्मोर्फिया मतलब क्या, भ्रम की स्थिति। यानी कि इंसान को, व्यक्ति को अपने आप पे क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। तो ये डिस्मोर्फिया क्या बताता है कि इसके कारण व्यक्ति यह सोचना शुरू कर देता है कि उसके शरीर के कुछ अंग काफी दुबले पतले व कमजोर हैं, या शरीर के अंग आवश्यकता से अधिक मोटे हैं। नेक्स्ट, व्यक्ति अपने आप को बहुत अधिक सुंदर व बुद्धिमान समझने लग जाता है। किसके कारण होता है ये सभी, डिस्मोर्फिया के कारण। जैसे रस्सी को सांप समझना। कभी कभार हम देखते हैं कि क्या है कि सामने पड़ी हुई रस्सी को क्या समझ बैठते हैं, सांप। तो रस्सी को सांप समझना और सांप को क्या समझना, रस्सी समझना। नेक्स्ट, क्या होता है कि हमारे साथ सड़क पर बहुत दूर पानी का आभास होना। जब हम किसी वाहन में चल रहे होते हैं तो देखते हैं कि सड़क पर काफी दूर क्या है, पानी गिरा हुआ है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है। वो किसके कारण होता है, डिस्मोर्फिया या भ्रम की स्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट अपना अधिगम विकार कौन सा है, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मीन्स यानी कि कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन किससे रिलेटेड होता है, गणित से संबंधित होता है। तो यह गणित से संबंधित विकार होता है। इसके कारण बालक गणित के नियमों, सिद्धांतों और समीकरणों को समझने में और उन्हें हल करने में कठिनाई का अनुभव करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट, इसके कारण धीरे धीरे बालक की गणित के प्रति रुचि समाप्त होने लगती है। यानी कि जो गणित से संबंधित जो भी विकार उत्पन्न होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, डिसकैलकुलिया के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है अपना अफेजिया। अफेजिया ये क्या होता है, ये एक भाषा व संप्रेषण से संबंधित क्या होता है, अधिगम विकार होता है। यह भाषा व संप्रेषण से संबंधित अधिगम विकार होता है। इसके कारण बालक को भाषा का ज्ञान नहीं हो पाता है। और क्या क्या समस्याएं आती है बालक के सामने, कि बालक अपने विचारों को सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। यानी कि बच्चा अपनी बात को सही तरीके से दूसरों के सामने नहीं रख सकता। किसके कारण, अफेजिया के कारण। नेक्स्ट, बालक अपने विचारों को दूसरों को भी नहीं समझा पाता है। नेक्स्ट अपना अधिगम विकार आता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया, अभी हमने देखा था अफेजिया, अब ये क्या है, डिस्फेजिया। ये क्या होता है, यह मस्तिष्क में चोट, क्षति व नुकसान के कारण क्या होता है, पैदा होता है। इसके कारण व्यक्ति की क्या जा सकती है, आवाज जा सकती है, और इसके कारण व्यक्ति की याददाश्त भी जा सकती है, या इसके कारण व्यक्ति की आवाज और याददाश्त दोनों भी जा सकते हैं, और इसके कारण व्यक्ति की आंखों की रोशनी भी जा सकती है। नेक्स्ट अपना होता है साइकोसिस। नेक्स्ट अपना क्या होता है, साइकोसिस। ये क्या होता है, यह संवेगात्मक अस्थिरता को क्या करता है, प्रकट करता है। इसके कारण व्यक्ति वास्तविक और व्यवहारिक सुख दुख की
या का सुख दुख का अनुभव प्राप्त करता है। यानी कि इससे जो सुख और दुख जो भी प्राप्त होता है वो क्या होता है, वास्तव में होता है, न कि दिखावा। नेक्स्ट अपना अधिगम विकार कौन सा है, डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया इसका संबंध किससे होता है, इसका संबंध तंत्रिका तंत्र से होता है। नेक्स्ट, इसके कारण बालक सूक्ष्म गति कौशल में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है और इसके कारण बालक हाथ और आंख के संचालन में तारतम्यता को स्थापित नहीं कर पाता है। और रिट 2018 में ये पूछा गया था कि किसके कारण एक बालक सूक्ष्म गति कौशलों में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो किसके कारण, डिस्प्रेक्सिया के कारण। ये चीज पूछी गई रिट 2018 में, कहां से, यहां से। नेक्स्ट अपना क्या है, न्यूरोसिस। नेक्स्ट अपना क्या है, न्यूरोसिस। यह केवल क्या होता है, दिखावा मात्र होता है, यानी कि इसमें जो भी काम होता है वो वास्तव में नहीं होता है, केवल और केवल क्या होता है, दिखावा होता है। और इसमें व्यक्ति को वास्तविक रूप से ना तो दुख होता है और ना ही सुख की प्राप्ति होती है, केवल और केवल क्या करता है, दिखावा मात्र करता है। आज की अपनी क्लास यहीं तक है। कल के वीडियो में आगे के जो अधिगम विकार हैं उनको देखेंगे। नेक्स्ट